जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, मैं बुक लेने गई थी। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। तो इस वीडियो में हम देखते हैं, मैं बुक का रिव्यू देती हूँ। यदि आप हिस्ट्री से एमए कर रहे हो यानी मास्टर्स कर रहे हो नालंदा ओपन से, तो आपके लिए ये बहुत काम की वीडियो होने वाली है। मैं सारी चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ कि इस बुक में क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बुक हैं, कैसे बुक हैं। यदि आप नालंदा ओपन से आप हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहे हो तो आपको ये 8 बुक मिलने वाली हैं जो कि हमने लिया है। और ये 8 पेपर आपको दिख रहा होगा सामने, मैंने ये बुक लिया था। और उस पेपर की हम बात करें तो ये बुक्स हमने ली थी। और इस बुक में देखिए आप पेपर 1 है जिसमें कि ये सारी टॉपिक आपको मिलने वाली है। 8 पेपर जैसा कि मैंने बताया है, उसमें पेपर 1 आप देख सकते हो। यहाँ पे भारतीय इतिहास लेखन के साहित्यिक स्रोत यानी इसका सोर्स बता रहा है। यूनिट 2 में भारतीय इतिहास लेखन के पुरातात्विक स्रोत। यूनिट 3 में भारतीय इतिहास लेखन के पुरातात्विक स्रोत। 4 में है भारतीय इतिहास लेखन के पुरातात्विक स्रोत, भारतीय इतिहास लेखन के पुरातात्विक स्रोत। फिर आप आ जाइए सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में यानी सेक्शन बी में आपको दिखेगा पुरा स्थलों की खोज की विधियां, प्राचीन भारतीय कुंभ कला के आधार पर ऐतिहासिक स्थलों की पहचान। उसके बाद आपको दिखेगा उत्खनन की विधियां और स्तरीकरण। अब फिर यहाँ पे आ जाइए तो आपको दिखेगा पूरा सामग्रियों के काल निर्धारण की विधियां। उसके बाद खंड ग यानी सेक्शन सी में आपको दिख रहा होगा भारत में लेखन कला की उत्पत्ति एवं प्राचीनता। फिर है हड़प्पा कालीन लिपि। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति। फिर है अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि की विशेषताएं तथा इस अन्य भारतीय लिपियों के विकास में योगदान। यूनिट 14 की बात करें तो खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति और प्राचीनता। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ऐतिहासिक ज्ञान के लिए अभिलेखों का सही अध्ययन विधि। फिर आप सेक्शन डी में आते हो तो आपको दिख रहा होगा भारतीय सिक्कों की प्राचीनता एवं उत्पत्ति। फिर भारत के आहत सिक्के जिसको हम पंचमढ़ कॉइन बोलते हैं वो। फिर यूनिट 18 यानी आपका लास्ट यूनिट दिखने को मिलेगा कि ऐतिहासिक तथ्यों के प्रयोग के लिए सिक्कों को तैयार करना, यानी कैसे कैसे हम सिक्कों को तैयार करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं हम। यहाँ पे आप देखिए सेक्शन ए में कितने अच्छे से ये डिवाइड किया गया है कि भारतीय इतिहास लेखन का जो स्रोत होता है यानी जो सोर्स होता है वो 2 हिस्सों में विभाजित किया है। एक साहित्यिक स्रोत होता है, दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक यानी जिसमें हम लिखा हुआ हमें मिलता है वो हो जाता है साहित्यिक, और पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजी जो खुदाई में हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं वो हमारा हो जाता है स्रोत के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है नालंदा ओपन की किताब। इसमें आप चैप्टर्स देखोगे काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। ये आप देख रहे होगे कि डायग्राम बना करके बहुत ही अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है। आप देखो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी बने हैं, ये सारी आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छी मानी जाती है यहाँ की किताबें। ये आपका पेपर 1 हो गया। पेपर 2 की बात करते हैं। ये आप देख रहे होगे ये पेपर 2 है, ये एमए पार्ट 1 पेपर 2। ये आपको साफ साफ दिखेंगी और इसको भी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इकाई दिया है आपको। इकाई इसमें 14 तक इकाई दिया है इस पूरे इंडेक्स में। आप देखिए पहला टॉपिक हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति एवं जीवन का विकास। दूसरा इकाई में है आदि मानव का आविर्भाव एवं आदि पाषाण संस्कृति। तीसरे में भारत की निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति। इकाई 4 में है भारत की मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। इकाई 5 में है भारत की उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति। इकाई 6 की बात करें तो पुरापाषाण कालीन संस्कृति की मुख्य विशेषताएं।
इकाई 7 में हम बात करें तो भारत की मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। इकाई 8 में हम देख सकते हैं भारत की नव पाषाण कालीन संस्कृति। इकाई 9 में हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान तथा पड़ोसी क्षेत्रों की पूर्व हड़प्पाई संस्कृतियां। इकाई 10 में हमारा सैंधव सभ्यता। इकाई 11 में उत्तर हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां। इकाई 12 में ताम्र निधि उपकरण। इकाई 13 में भारत की लौह की प्राचीनता। इकाई 14 में भारत की वृहत पाषाणिक समाधियां। ये हमारे इसमें टॉपिक आने वाली हैं। आप यहाँ पे देखोगे इकाई 1 को यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है स्टार्टिंग में ही आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको इकाई 1 यानी यूनिट 1 में दिखेगा पढ़ने के लिए। आप देखिएगा ये बुक इतनी अच्छी है ना, आपको स्टार्टिंग में उद्देश्य यानी इसका ऑब्जेक्टिव भी दिया है कि इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, इसमें क्या दिया हुआ है। उसके बाद आप इंट्रोडक्शन से शुरू होता है चैप्टर। इंट्रोडक्शन के बाद आपको हर पॉइंट वाइज दिया रहेगा, ये पृथ्वी के बारे में बताया है। उसके बाद फिर आपका आप देख रहे हैं कि पॉइंट बाई पॉइंट बहुत ही अच्छे से बताया गया। हर चीज़ आप मेन चीज़ देखोगे ना तो उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके हर वर्ड का इंग्लिश वर्ड भी लिखा है। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डायग्राम चित्र वगैरह भी आपको मिलने वाली है। ये अपने आप में एक समरी है। आप ये देखो, ये पिक्चर्स भी आपको दिख रही होंगी कि कितने अच्छे से ये पिक्चर भी शो किया हुआ है। हर चीज़ इसमें पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिखने को मिलेंगे। एंड चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिया रहता है। एंड द मेन थिंग इज दैट कि यहाँ पे समरी भी 2-4 लाइन में जितना भी हो ये समरी भी रहता है चैप्टर के एंड में। इकाई 2 में भी देखिए आप उसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिखने को मिलेंगी। काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे हर चीज़ें मिलने वाली हैं। ये बुक अपने आप में समरी है। स्टिल हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी होती है नालंदा ओपन के। आप यदि प्रिपेयर कर रहे हो किसी एग्ज़ाम के लिए और हिस्ट्री आपका पेपर है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली है। आप पिक्चर के साथ समझ सकते हो। आप देख रहे होगे पिक्चर। ये पेपर 3 है। पेपर 3 में आप देखिए यहाँ पर टॉपिक सारे टॉपिक दिए हुए हैं। आर्य सेकंड में है पुराणों में वर्णित प्राचीन भारत का पारंपरिक इतिहास। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत, मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य काल उत्पत्ति और प्रारंभिक इतिहास, मौर्य काल मेगास्थनीज का भारत विवरण, मौर्य काल अर्थशास्त्र का विवरण, मौर्य काल बिंदुसार और अशोक महान, अशोक और बौद्ध धर्म, अशोक के अभिलेख, अशोक के उत्तराधिकारी एवं मौर्य साम्राज्य का पतन, मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य, शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण काल, ये सारी चीज़ में है और बहुत ही अच्छे से समझाया गया है इसमें। फिर सेक्शन बी में यदि हम आते हैं तो सेक्शन बी में हमारा जाता है प्राचीन भारत का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल से लेकर के 320 ईस्वी तक की चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। इसमें वैदिक साहित्य की प्राचीनता और स्तरीकरण, ऋग्वैदिक कालीन भाषा, साहित्य एवं धर्म, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशा, उत्तर वैदिक कालीन भाषा, साहित्य एवं धर्म, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशा, उपनिषद और शूद्र काल में भाषा, साहित्य और धर्म, उपनिषद काल में सामाजिक और आर्थिक दशा, महाकाव्यों तथा बौद्ध के समय भाषा, साहित्य एवं सामाजिक एवं आर्थिक दशा, धर्म सुधार आंदोलन, पहला जैन धर्म, धर्म सुधार आंदोलन का दूसरा बौद्ध धर्म और मौर्यकालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशा। उसके बाद आपको दिखेगा इकाई 27 में मौर्योत्तरकालीन सामाजिक एवं आर्थिक दशा। और यहाँ पे आपका सेक्शन स्टार्ट होता है, आपको यहाँ से दिखाया गया है। फिर आपका आर्य से स्टार्ट किया है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी ये यहाँ पे आपको बता देता है, ये स्टार्टिंग में ही चैप्टर के। फिर आप सेम वही जैसे सारे बुक में है सारी चीज़ें आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे दिखने वाली है। आगे हम इसका पढ़ने भी वाले हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये हर चैप्टर मैं चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पे पढ़ने वाली हूँ आप सबके साथ। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। लाइक और सब्सक्राइब यदि अब तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ये हम देख सकते हैं कि पेपर 4 पार्ट 1 पेपर 4 लिखा है। ये 4th पेपर है हमारा। 4th पेपर में टॉपिक हम देख लें तो टॉपिक यहाँ पे बोल रहा है
जिसमें हम बोल सकते हैं ना, इस बुक में हमारा कुषाण काल के पतन से हर्षवर्धन तक का चीज़ है। भारत का राजनीतिक इतिहास यानी पॉलिटिकल चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। कुषाण के बाद का उत्तर भारत, प्रारंभिक गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, जीवन चरित्र और उपलब्धियाँ, समुद्रगुप्त द्वितीय, जीवन चरित्र एवं उपलब्धियाँ, फाहियान का भारत वर्णन, कुमारगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जीवन चरित्र एवं उपलब्धियाँ, स्कंदगुप्त, जीवन चरित्र उपलब्धियाँ, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण यानी गुप्त साम्राज्य कैसे पतन की ओर चला गया वो भी पढ़ने वाले हैं, गुप्त शासन व्यवस्था किस तरह की थी वो भी पढ़ने वाले हैं, गुप्त कालीन कला एवं स्थापत्य, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, ये हम लोग के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें ना हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप देखिए हुनों का भारत पर आक्रमण और उसके परिणाम, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद का उत्तर भारत। उसके बाद हम देख सकते हैं गुप्त साम्राज्य के पतन का बाद का उत्तर भारत है। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश यानी हर्षवर्धन की चीजें उसमें होंगी, हर्षवर्धन का प्रशासन तंत्र, हर्षकालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां, वन सांग का यात्रा विवरण। फिर सेक्शन बी की ओर यदि हम आते हैं तो उसमें भारत का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास। पहले वाले में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे राजनीतिक इतिहास है और उसमें हमारा सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक ये चार चीज़ें दिखने वाली हैं। इसमें कुषाण का पतन से लेकर हर्षवर्धन के काल तक की चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को हमें मिलेंगी। गुप्त काल के दौरान सामाजिक दशा, गुप्त काल के दौरान आर्थिक दशा, गुप्त काल में भाषा एवं साहित्य, गुप्तकालीन दर्शन एवं दार्शनिक रचनाएं, गुप्तकालीन शिक्षा, गुप्तकालीन धार्मिक अवस्था, गुप्तकालीन कला एवं स्थापत्य, ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं। यहाँ पे सेक्शन 1 स्टार्ट होता है और सेम वही चीज़ इसमें आपको पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें आपको दिखने वाली हैं। देखिए यहाँ पे सारे मैप्स वगैरह भी दिए हुए हैं, आपको मैप्स बहुत अच्छे से इसमें दिए गए हैं, पिक्चर्स वगैरह इसमें इंक्लूडेड होता है ताकि हमें जल्दी समझ आए, और काफ़ी शॉर्ट में दिया है, ये समरी एक तरह से है। ये हमारा पेपर 5 है। पेपर 5 के टॉपिक की यदि हम बात करें तो हमें देखने को मिलेंगी, अब सेक्शन ए का देख लीजिए। सेक्शन ए में हर्षवर्धन के बाद का उत्तरी भारत, राजपूतों का उत्कर्ष, भारतीय इतिहास में राजपूतों की देन, भारत पर अरब आक्रमण, उत्तरी भारत पर गजनी का आक्रमण, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान का काल, उत्तरी भारत में हिंदू शासन के पतन का कारण। ये सारी चीज़ें सेक्शन ए में होने वाली है। और सेक्शन बी की बात करें तो उसमें जो है वो दक्षिण के राज्य, बादामी के चालुक्य, दक्षिण भारत के पल्लव, दक्षिण भारत के चोल, और साथ साथ और भी हैं दक्षिण भारत के पांड्य के बारे में उसमें मिलने वाली है। सेक्शन सी की बात करें तो अपभ्रंश भाषा और साहित्य का विकास कैसे हुआ, धर्म और दर्शन, शैक्षिक केंद्र और प्रतिष्ठान यानी नालंदा और विक्रमशिला जो हमारा विश्वविद्यालय था वो कैसे कैसे क्या हुआ, वो सारी चीज़ें इसमें बढ़ने वाली है। उसके बाद पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक दशा, भारत में मुस्लिम समाज, पूर्व मध्य युगीन भारत में आर्थिक दशा, ये सारी चीज़ें हमें खंड सी यानी सेक्शन सी में मिलने वाली है। सेक्शन ए में वही हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और आप देख रहे होंगे कि किसी में किसी तरह की कटौती नहीं की हुई, सारी की सारी सेम पैटर्न पे चीज़ें हर पॉइंट बाई पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था सारे पेपर में ना, वैसे ही आपको पॉइंट बाई पॉइंट समरी के रूप में आपको ये चीज़ उपलब्ध है, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है यहाँ की, बहुत ही अच्छी बुक है। ये हमारा पेपर 5 था। पेपर 5 के टॉपिक्स हो गए तो हम इस पे आते हैं पेपर 6। पेपर 6 के टॉपिक हम देख लेते हैं। और ये बुक और ये जो पेज है ना, ये पेज की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हम इसकी बात करें सेक्शन ए यानी पेपर 6 का सेक्शन ए बात करें तो टॉपिक है हमारा पूर्व वैदिक काल में भारतीय ईरानी संबंध, ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत पर ईरानी आक्रमण, मकदूनियाई आक्रमण, भारत में बख्तियाई एवं यूनानी, भारत में शक एवं पल्लव, मिस्र के साथ भारत के प्रारंभिक संबंध, रोमन साम्राज्य के साथ भारत के संपर्क, पश्चिमी साहित्य में भारत की छवि, मध्य एशिया में भारत का औपनिवेशिक एवं सांस्कृतिक प्रसार, अफगानिस्तान एवं खोतान। उसके बाद है चीन में भारत का सांस्कृतिक प्रसार,
चीन यात्रियों तथा फाहियान एवं ह्वेनसांग का भारत संबंधी यात्रा विवरण, भारत में तिब्बत के सांस्कृतिक संबंध, भारत एवं नेपाल के सांस्कृतिक संबंध, भारत एवं नेपाल के सांस्कृतिक संबंध भाग 2, यानी आधा आधा करके ना दोनों में बांट दिया है। उसके बाद हम सेक्शन बी में बात करें तो दक्षिण में पूर्व एशिया में सांस्कृतिक प्रसार कैसे हुआ था, वो सारी चीज़ें इसमें हमें मिलेंगी। आप देख रहे होंगे कि इकाई जो है वो हमारा 15 में दिख रहा होगा, सुवर्ण द्वीप एवं सुवर्ण भूमि के साथ भारत का प्रारंभिक व्यापारिक संबंध एवं उपनिवेशों की स्थापना। उसके बाद चंपा, उसके बाद जावा, बर्मा एवं बोर्नियो, दक्षिण भारत और श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय उपनिवेशों की सभ्यता एवं संस्कृति, यानी जो हमारे आसपास के द्वीप हैं वो सारी द्वीपों के बारे में इसमें दिया गया है। फिर सेक्शन ए वहीं से स्टार्ट होता है, सेम वैसे ही ऑब्जेक्टिव, परिचय यानी इंट्रोडक्शन। उसके बाद सारी चीज़ें आपको, और आप देखोगे कि जो भी मेन पॉइंट होते हैं ना वो डार्कन, थोड़ा सा डार्क ज़्यादा होता है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी तरह से। ये बहुत ही अच्छी बुक अपने आप में, ये नोट्स है, ये बहुत ही अच्छे से इसमें आपको समझाया जाता है, काफ़ी शॉर्ट करके दिया हुआ है, तो आपको कहीं भी किसी तरह की नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। उसके बाद हम इसकी बात करें यानी पेपर हमारा 7, पेपर 7 के टॉपिक की बात करें, किसी चीज़ में कुछ भी मिसिंग नहीं है, ये मैंने देखा है। ये आप देखोगे ग्रुप ए यानी खंड का बात करें तो मिस्र का सभ्यता यानी इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना। इकाई 1 का हम देखें मिस्र की सभ्यता सामान्य परिचय। इकाई 2 पुरातन राज्य, मध्य युग, सामंतवादी युग, साम्राज्यवाद का युग, मिस्र की सभ्यता का पतन, मिस्र की सभ्यता की देन। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो इकाई 7 मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसका सामान्य इंट्रोडक्शन जनरल दिया है। उसके बाद इकाई 8 में सुमेरी काल, बाढ़, शहरी केंद्रों का विकास और राजतंत्र के बारे में दिया है। और इकाई 9 की बात करें सुमेरी काल, समाज, अर्थ, धर्म, शिक्षा और साहित्य के बारे में है। उसके बाद सेमेटिक मूल स्थान, अकाद के सारगन की उपलब्धियां। उसके बाद बेबीलोन का काल यानी बेबीलोन सभ्यता का जो एज था वो बताया है। बेबीलोन की सभ्यता की मुख्य विशेषताएं, खाद्य, पेय, कृषि, धर्म, नीति, विवाह और स्त्रियों की स्थिति। उसके बाद बेबीलोन की सभ्यता की मुख्य विशेषताएं, साहित्य, कीलाक्षर लिपि और उसका अध्ययन, गिलगामेश का महाकाव्य, कला और स्थापत्य, संगीत, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, भूगोल एवं चिकित्सा शास्त्र। इकाई 14 की बात करें 14 में कसाइटों का बेबीलोन पर आक्रमण, उनके शासन का महत्व। फिर है असीरिया युग यानी विजेतागण, तिगलक पिलेसर, सेनाचारिब और एसार हेडॉन, उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें दी गई है। असुर बनिपाल, उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, सामरिक प्रशासन एवं बंदीगृह प्रबंध। असीरिया की सभ्यता का पतन कैसे कैसे हुआ था वो सारी चीज़ें हमें इकाई 16 में पढ़ने को मिलेंगी। 17 में असीरिया की सभ्यता की मुख्य विशेषताएं, विवाह, नैतिकता, व्यापार और उद्योग दिख रही है। फिर असीरिया की सभ्यता में धर्म, विज्ञान, भाषा और साहित्य, कला, स्थापत्य वगैरह दिया है। उसके बाद ग्रुप सी की बात करें तो फारस सभ्यता का मुख्य विशेषताएं, पारसियों का धर्म, ये सारा टॉपिक जो है इसमें आपको यानी पेपर 7 में मिलने वाली है। स्टार्टिंग यहाँ से किया है मिस्र की सभ्यता और सेम वही चीज़ें आपको उद्देश्य दिया है, परिचय दिया है और उसके बाद आपका पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पे चीज़ें जो है वो मिलने वाली है। समरी, ये सारी क्वेश्चंस हर चैप्टर के एंड में, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। उसके बाद मैं बात करूँ तो ये लास्ट पेपर हमारा आता है, लास्ट पेपर यानी पेपर 8। पेपर 8 आपको दिख रहा होगा, पार्ट 1 पेपर 8। पार्ट 1 यानी जो मास्टर्स हम कर रहे हैं वहाँ से, वो मास्टर्स का पार्ट 1 का ये सारा बुक है, उसमें पेपर ये 8 आपका है। पेपर 8 में हमारा जो टॉपिक है आप देख सकते हो सेक्शन ए, इसमें प्राचीन विश्व के बारे में यानी एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में है। यहाँ पे जो आपका सेक्शन ए यानी क का बात करें तो चीन का सभ्यता है, इसमें चीन की सभ्यता, दार्शनिकों का युग, शुंग पुनर्जागरण, चीनी सभ्यता में धर्म और समाज, चीनी सभ्यता की अन्य देनें, ये सारी चीज़ें ना सेक्शन 1 में है। और सेक्शन बी का बात करें
तो प्राचीन यूनान के इतिहास का सामान्य परिचय, होमेर का युद्ध, पेरिक्लिस का युद्ध, रोम का इतिहास सामान्य परिचय, अगस्तस के अधीन रोमन साम्राज्य का विस्तार, उसके बाद रोमन साम्राज्य का पतन। ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्शन बी में है। और सेक्शन सी में हम देखें तो इस्लाम के उदय के पूर्व अरेबिया, फिर पैगंबर मोहम्मद यानी प्रोफेट मोहम्मद के बारे में भी पढ़ना है, कैलिफेट की उपलब्धि और विकास, अरब साम्राज्य का विस्तार, उमैयदों के अधीन अरब का विस्तार, फिर अब्बासियों के अधीन सांस्कृतिक उन्नति, अब्बासियों के पतन का क्या क्या कारण था वो चीज़ें हैं, धर्मयुद्ध, अरब साम्राज्य में सामाजिक जीवन, अरबों के अधीन सांस्कृतिक प्रगति। ये सारी चीज़ें हमें पेपर 8 में मिलने वाली। मैं आपको फिर से कह रही हूँ, ये अपने आप में जो है वो एक समरी है, अपने आप में एक नोट्स है। इसकी जो पेज की क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी है। इसमें हर चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट की है, वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना वो आपको हाईलाइट करके दिया है, वो भी काफ़ी अच्छा है। आपको समराइज वे में मिलता है एक बुक, और इससे ज़्यादा ना और हमें तो नहीं चाहिए, किसी स्टूडेंट को इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए होगा। हर चीज़ टॉपिक बाय टॉपिक, पॉइंट बाय पॉइंट दिया है, हाईलाइटेड मिल रही हैं। जो मेन चीज़ें हैं उनको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके लिखा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। विद फिगर आपको मिलने वाला है, विद मैप मिलने वाला है। एक नोट्स पूरा बना बनाया नोट्स आपके हाथ में है, तो अच्छे से पढ़िए और मास्टर्स कीजिए। इसके आगे हम बनाएंगे एक वीडियो, हम लोग बनाएंगे। उस वीडियो में ना हम हर एक चैप्टर बाय चैप्टर ना कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को समझने का। तो यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल लेट्स डू। और आपने अभी तक बने रहा, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग। Thank you. Bye-bye.